इनका गौरव गान आज भी चल रहा है। और इसके विपरीत एक ही कवि मुझे दिखाई देते हैं आधुनिक भावबोध के, राजा संतोष सिंह बुंदेला। लेकिन उनकी से इंस्पायर होकर उस परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कवि जहां तक मेरी जानकारी में वो आ नहीं रहे हैं। तो इस बारे में मतलब मैं जो बुंदेली कविता है उसके बारे में लोक एक सतत प्रक्रिया है और ये आज से नहीं, हजारों वर्षों से लोक ने अपने को परिवर्धित किया है। लोक एक अंतरक्रियात्मक स्थितियों में जीवित रहता है। पहले तो लोक में कोई नाम नहीं था। जो लोक साहित्य मिलता है उसमें किसी की छाप नहीं मिलती, कोई कि इस रचना का फला कवि है, इस रचना का ये कवि है, ऐसा नहीं मिलता। ऐसा इसलिए था कि लोक एक समष्टि रचना को पालता था, सामूहिक रचना को पालता था। आज भी जब हम कहीं महिलाओं में गारियाँ सुनते हैं या महिलाओं के लोकगीत सुनते हैं और उनसे कहते हैं कि गाइए, तो एक महिला कहती है कि भाई तुम उठा दो पंक्ति, तो वो पंक्ति उठाती है, फिर दूसरी महिलाएं उस पंक्ति को पकड़ती हैं और उसे विकसित करती हैं। माने लोकगीत की रचना एकल रचना नहीं है, ये एक व्यक्ति के द्वारा रचे गए नहीं है। उठाया होगा किसी ने एक पंक्ति को, लेकिन धीरे धीरे उसमें जोड़ा गया। इसका प्रमाण मैं देता हूं। मैं छत्तीसगढ़ में था। छत्तीसगढ़ में जो सर्व प्रचलित लोकगीत था वो ददरिया था, और ददरिया केवल 16 मात्रा का था और इसमें और कुछ नहीं जुड़ा था, केवल 16 मात्रा की एक पंक्ति। जैसे एक जमाने में राई हमारे बुंदेलखंड में थी और केवल एक ही पंक्ति गाई जाती थी, दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति उसमें नहीं होती थी। ये जो एक था, ये ध्रुव पंक्ति थी। ध्रुव पंक्ति का मतलब है कि एक खूंटा गाड़ दिया गया। अब उस खूंटा के परिगत आप जितना चाहो वो बढ़ाते जाइए। माने आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि लोकगीत में जाने कितनी परतें हैं हमारी सभ्यता की। उन परतों से एक एक लोकगीत समृद्ध होता रहा है और उसमें हजारों लोगों ने अपने अनुभवों को, अपनी अनुभूतियों को ढाला है। जहां तक आधुनिकता का प्रश्न है, मैं पहले ही आपसे कह चुका था कि आधुनिकता हमारी अपनी जड़ों से नहीं आई है। आधुनिकता उपरंगी आई, हमारे यहाँ ऊपर से आई है। अगर हमारी आधुनिकता जड़ों से विकसित होती तो जैसे लोकगीत पहले विकसित हो रहे थे उसी परंपरा से लोकगीतों का परिवेश और उनका वातावरण विकसित होता। लेकिन इधर स्थिति यह बनी कि जब तक लोगों ने लोकगीतों में अपने को दाखिल करना प्रारंभ किया तब तक लोक नदारत होने लगा था, लोक उसमें नहीं आ रहा था। इसलिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम उस परंपरा में आधुनिकता को कैसे ढालें, आधुनिकता को कैसे समायोजित करें। इन्होंने बुंदेला जी की चर्चा की, बहुत अच्छे लोकगीत उन्होंने लिखे हैं और ये अच्छे इसलिए हैं कि बोली तो बुंदेली है ही, लेकिन उन्होंने लोक लय को पकड़ा है। जब तक हम लय को नहीं पकड़ेंगे तब तक हमारे आधुनिक बिंब, आधुनिक प्रतीक या आधुनिक संदर्भ ऊबड़ खाबड़ बने रहेंगे। इस ऊबड़ खाबड़ प्रकृति को दूर करने के लिए लोकगीतों की जो परंपरित लय है वही महत्वपूर्ण होती है।
क्योंकि लय गार देती है उनको। जो ये जो आधुनिकता का थोड़ा सा उचक्का लेने वाला स्वरूप है, उस उचक्का को वो लय में गार के प्रस्तुत करता है जो कवि, वो कवि आधुनिकता को ही आत्मसात कर लेता है। जैसे उनका वो खारा कुआं आपने पढ़ा होगा, अब उसको लगता है सुन करके कि ये तो बात तो आज कर रहे हैं, लेकिन इसके भीतर जो निहित लय है वो लय तो सदियों पहले, हजारों वर्ष पहले की लय है। मैं आपको एक अनुभव बताता हूं। मेरा अनुभव ये है कि आज भी मैं जब खाँटी लोकगीत, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे अवधी हो, चाहे बघेली हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, जब मैं खाँटी लोकगीत सुनता हूं और उसकी लय मेरे भीतर आघात करती है तो मैं पिघल जाता हूं। इसका अर्थ ये है कि वो इतनी जबरदस्त ताकत है उस लय में, उस लोकगीत की लय में, कि आदमी अगर सचमुच में उस चेतना से जुड़ा हुआ है तो वो चेतना में विगलित हो ही जाएगा। ये विगलित होने का शब्द की सामर्थ्य तो है, लेकिन उस शब्द के भीतर जो अनुगूंज है, वो अनुगूंज जो लय की अनुगूंज है, वो आघूर्ण जब तक नहीं होगी तब तक वो प्रभाव नहीं आएगा। इसलिए अगर हम आधुनिक दृष्टि से बुंदेली लोकगीतों में प्रयोग करें, प्रयोग होते रहते हैं, लोक प्रयोग की शाला है, यहाँ निरंतर प्रयोग चलते हैं और प्रयोग चलना चाहिए, प्रयोग रुकना नहीं चाहिए। लेकिन ये कवि की सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि अगर वह आधुनिकता को अपने परंपरित लोक गीतों की लय में प्रवेशित कराना चाहता है तो क्या उसके पास वो दमखम है? क्या इस तरह से वो पिघल सकता है भीतर से कि उस जो गोमुख है उस तक उसकी धारा वहां तक पहुंच जाए? अगर उसमें दमखम है तब तो सारे शब्द, सारे संदर्भ उसके यहाँ पसीना पसीना होकर के आएंगे, और जब ये पसीने की बूंदें छलकेंगी तो हमें ये लगेगा कि तो ये परंपरित लोकगीत ही है, ये कोई आधुनिकता नहीं है। क्योंकि हम इस प्रकार की धारणा से पूरी तरह से सहमत हैं कि लोकगीतों में आधुनिकता आई है, आती रही है। ऐसा ना होता तो स्वतंत्रता संग्राम के सारे प्रकरण कैसे आते लोकगीतों में? स्वतंत्रता संग्राम को उठा करके देख लीजिए, तमाम लोकगीतों में स्वतंत्रता संग्राम के दर्शन होते हैं। इसके बाद कभी अकाल पड़ता है, दुकाल पड़ता है, तो उसके भी चीजें आती हैं, लेकिन उस समय लोगों में ताकत थी, लोग सीधे जुड़े थे उससे, इसलिए चीजें लगती नहीं थी कि ये विजातीय हैं या ऊपर से आरोपित की गई। अब थोड़ा हम लोग बहुत आधुनिक हो गए हैं। इस आधुनिकता में भी हमारा मन अगर परंपरा से जुड़ा है तो भी हमारे प्रयोग लोकगीतों में बराबर वैसे ही आते रहेंगे। जब से हम हिंदी साहित्य जब से हम पढ़ना शुरू किए, जब हमारी आयु के लोग जब से पढ़ना शुरू किए उसके इतिहास को लेकर के, तो चाहे रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हो या फिर बच्चन सिंह तक आते आते हमने मैं आपसे एक इस पर हामी कहें या फिर कहें कि आपकी इस पर पुष्टि चाहते हैं कि क्या जो एक शिष्ट समाज की भाषा है, बहुत सारे साहित्यकारों ने कहा एक शिष्ट समाज, वो जो परिष्कृत भाषा हो, इसको हिंदी कह लिया, संस्कृत मिश्रित भाषा कह लिया, तो जो लोक साहित्य था या लोकजन जो था, जो ये बोलियां बोलता था, जो इस तरह की चीजें रचता था, तो क्या वो उसे अशिष्ट समाज बतलाना चाहते थे या वास्तव में साहित्य जगत में लोक साहित्य उपेक्षित रहा है अपने आरंभिक दौर से? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि लोक साहित्य और नागर साहित्य अलग अलग है। इतिहास जैसा भी लिखा गया हो वो अधूरा है। इसलिए अधूरा है कि जब तक लोक साहित्य को हम साहित्य नहीं मानेंगे तब तक साहित्य की परिभाषा हम कर भी नहीं सकते। साहित्य को इस तरह से विभाजित करना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। कम से कम मैं तो इस धारणा का हूं कि ना लोक साहित्य अलग है, ना नागर साहित्य अलग है।
अगर हम मध्यकाल का पढ़ते हैं साहित्य, तो क्या हमें ब्रज का साहित्य नहीं मिलता है? क्या हमें अवधि का साहित्य नहीं मिलता? क्या जायसी अवधि में नहीं लिख रहे थे? क्या सूरदास ब्रज में नहीं लिख रहे थे? क्या केशवदास में बुंदेली नहीं मिलती है? क्या बिहारी में बुंदेली नहीं मिलती है? अगर हम इनको साहित्य के इतिहास में रखते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हम बुंदेली को हम इसको लोक भाषा को, लोक बोलियों के साहित्य को उपेक्षित नहीं कर सकते, और इस तरह की विभाजन रेखा खींची ही नहीं जा सकती है। असल में हुआ क्या है, लोक बोलियों की संपूर्ण ताकत हम लोगों के सामने नहीं आई थी। यहाँ तक कि लोक बोलियों के ऊपर ध्यान नहीं गया था। बाद में जब हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास लिखा गया, तो लोक बोलियों का उसमें एक खंड रखा गया है। लोक बोलियों का वो डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने संपादक थे, वो उसके उस खंड के, उसमें लोक बोलियों को रखा गया है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सामने ये लोक साहित्य को समृद्ध रूप से रखा गया होता, तो ये विभाजन रेखा न खींची जाती। लेकिन आज जो विभाजन रेखा है वो बहुत गलत है और बहुत खतरनाक है। इसलिए कि चाहे लोक कथा हो, चाहे लोकगीत हो, तो मैं अभी जो अपनी बातचीत बुंदेली लोकगीतों पर हुई, मैं बुंदेली कविता और उसकी एक बहुत समृद्ध परंपरा अपन मानते हैं कि ईसरी और गंगाधर से शुरू होती है, वो आज तक आगे बढ़ रही है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं उसमें। ईसरी को लेकर एक चीज, दो चीजों को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, जिसकी बहुत कम चर्चा हुई है। एक तो ये है कि जयशंकर प्रसाद ने जब आंसू लिखी, तो पूरा साहित्य समाज इस खोज में लग गया कि वो इनकी प्रेमिका कौन थी जिसके विरह में इन्हें आंसू। उसके विपरीत ईश्वरी अपनी प्रेमिका का सही नाम लिखकर कविता, ये साहित्य जगत में जितनी मेरी पढ़ाई, ये एक अनोखी घटना है। जहां तक मैंने पढ़ा है, ये हिम्मत किसी ने नहीं। दूसरी बात के हिंदू जनमानस की अंतिम यह इच्छा होती है कि भाई या तो हम गंगा तट पे मरे या हमारी राख गंगा तट पर छुपाई। और ईश्वरी कहते हैं कि गंगा तट जो मरा, ईश्वरी दाग बड़ौरत। ये पूरी मतलब दो चीजें ऐसी हैं जो मुझे मतलब उनकी महानता के तरफ बहुत ज्यादा हमें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये दो चीजें से बहुत उत्साहित होता हूं, मैं बहुत उल्लासित होता हूं। तो ये जो उसके बाद जो बुंदेली कविता की परंपरा है, उसके बारे में हम कुछ आपकी बात जानना चाहते हैं। लोक तो वैसे ही ठेठ होता है, और फिर बुंदेली लोक जो चट्टानों, पहाड़ों, पर्वतों, उपत्यकाओं, घाटों, घाटियों से घिरा हुआ है, जंगलों से घिरा हुआ है, हिंसक जानवरों से घिरा हुआ है, तो यहाँ का आदमी तो बहुत ठेठ है। वो रहस्यवादी नहीं है, वो यथार्थवादी है। प्रसाद जी की आपने चर्चा की, तो आंसू से रहस्यवाद शुरू होता है कि कौन उनकी प्रेमिका थी, इसी खोज में चलते रहो। लेकिन थोड़ा सा मध्यकाल में अगर जाएं, तो घनानंद की कविता में भी सुजान मिलने लगती है, और सुजान का नाम वो स्पष्ट रूप से हर छंद में लगभग देते हैं। तो ये छिपाव दुराव जो है, ये जब हम लोक के नजदीक होते हैं तो ये छिपाव दुराव नहीं रहता है। जब थोड़े से हम प्रकृत अवस्था से कृत्रिमता की ओर, आधुनिकता की ओर आते हैं, तो छिपाव दुराव करने लगते हैं। जहां तक ईश्वरी की बात है, ईश्वरी तो बहुत ठेठ कवि थे, और वे छिपाव दुराव में बिल्कुल नहीं जीते थे। अगर उनको फाक कहना थी तो वो तत्काल फाक कहते थे। पहले से तैयार करके नहीं रखी ईश्वरी ने कोई फाक। गायकी में फाक तैयार होती थी,
उनके कोई जो रहते थे कभी कभी उनकी फाग उतार लेते थे। तो जब आदमी सहसा बोलता है तो उसके पास अभिव्यक्ति का सौंदर्य तो होता है, लेकिन कलात्मकता उसके पीछे पीछे चल के आती है। और जब अभिव्यक्ति का सौंदर्य और कलात्मकता दोनों मिल जाते हैं तब लोक की कविता बनती है। इसलिए जो आपने कहा कि वो कहते हैं कि हम अगर बनारस वहां मरे गंगा तट पर तो हमारा तो बखौरा में दाग दीजिए। और देखिए इतना ही नहीं, अगर इतना कहते थे वो तो इसका मतलब था कि थोड़ा सा छिपाव है, अभी थोड़ा ट्विस्ट है इसमें। लेकिन आगे पढ़ के देखिए आप तो उसमें आएगा कि उन चरणन से खुदे चेटका जिन चरणन मन रीजो। यहां आकर के वो बुंदेली मन पूरी तरह से खुलता है कि जहां मेरी प्रेमिका रजऊ का दाग लगे वहां मैं उस चेटका पर चलूं और उस चेटका से जब उनके चरणों की स्मृति जुड़ जाए और मेरा पसीना बहने लगे, तो ये जो बात है, ये जो ईश्वरी के भीतर थी ये बात, ये भावना का प्रवेग था। भावना का प्रवेग यथार्थ भी होता है और भावना का प्रवेग रहस्यवादी भी होता है। विचार तो उसमें रहते नहीं, लोक में विचार बहुत थोड़े हिस्से में है, लोक में भावना ज्यादा है। और ईश्वरी भावना व्यापार के साथ साथ सदे हुए विचारक भी थे, लेकिन विचार से शुरू होकर के वे भावना में पहुंचते थे। उनकी रचना विचार से तो शुरू होती थी, लेकिन धीरे 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 वो भावना में बह जाती। जैसे घनानंद के लिए कहा जाता है कि घनानंद के छंद को यदि आपको समझना है तो घनानंद के छंद के चरण को पकड़ लो। चरण माने अंतिम पद को पकड़ लो तो घनानंद का पूरा छंद समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो बात करते करते अंतिम छंद में उसको खोलते थे, छंद के अंतिम चरण में खोलते थे। ईश्वरी भी उठाते तो हैं, लेकिन उठाते 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 अंत में आकर के उनके भावना का संप्रसारण प्राप्त हो जाता है, जहां डूब जाता है आदमी। ये एक बहुत मशहूर पंक्ति है, बहुत कोट की जाती है, तुम कौन से पाठ पढ़ो कहो मन ले छटाक नहीं, ये उनका है, घनानंद का है। माने घनानंद भी लोक बोली में ही लिख रहे थे, हमने उनको पाठ्यक्रम में लगा लिया तो वो शिष्ट हो गए, लेकिन है तो वो लोक बोली वाले, ब्रज वाले हैं, ब्रजी भाषा उनकी है। तो ये लोक की ताकत है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ईश्वरी जैसा कवि बुंदेली में हुआ, ये बुंदेली का सौभाग्य है। और बुंदेली लोगों को अभी वर्षों लग जाएंगे जब तक ईश्वरी को समझ पाएंगे। वो ईश्वरी को समझना विचार से नहीं, मस्तिष्क से नहीं, ईश्वरी को समझना है तो अपने भावलोक को बढ़ाइए जो हमारे भीतर कम पड़ता जा रहा है। जब इसको विस्तारित करेंगे तब लोक कवि की बात आएगी। इन्होंने कहा था कि फाग की परंपरा क्या ईश्वरी से चल करके जो गंगाधर जी हैं आदि से जो विकसित होती रही है वो क्या अभी भी विद्यमान है? वो परंपरा अभी भी विद्यमान है। फाग अभी भी लिखी जाती है, रची जाती है। और जबलपुर के पास फकीरे लाल हुए हैं, उनकी फागें बड़ी प्रसिद्ध हैं। अच्छा। हाँ, बुंदेली की फकीरे लाल की फागें फड़ों में गाई जाती हैं। यहाँ नदी के उस पार खमरिया गांव है, भलौनी खमरिया, खमरिया में एक बहादुर सिंह हुए हैं, विजय बहादुर सिंह, उनकी फाग प्रकाशित है, इनकी फाग की गुटिकाएं, उनकी फाग बड़ी प्रसिद्ध है, उन फागों को लोग गाते हैं। यहाँ रमा कवि थे, रमा कवि ने
फाग के ऊपर एक पुस्तिका लिखी थी, बुंदेली फाग। तो लोग रचते रहे हैं फागें, लेकिन ये उसी तरह से था जैसे गोवर्धन पर्वत में सब सखा उनके ग्वाल बाल टेक लगाए थे। तो फाग तो गोवर्धन पर्वत है और ईश्वरी तो उसके कृष्ण है, लेकिन उसके आसपास टेक लगाने वाले भी बहुत हैं। अभी जैसे हमने वो एक फाग का संकलन कुछ दिन पहले विमोचित किया था रमेश तिवारी का, वो अच्छी लगी थी हमें फागें, उनकी फागें अच्छी थी। माने जो दमदार होगा वो फाग रचेगा तो उसकी फाग कुछ दिखेगी। यद्यपि ईश्वरी जैसी दम लेकर अभी कोई नहीं आ रहा है, इसलिए ईश्वरी को अतिक्रांत करना तो मुश्किल है, लेकिन क्या हम इसी में फंसे रहेंगे कि हमें इसको अतिक्रांत करना है? लिखना तो जारी रहना चाहिए, हो सकता है कि कोई प्रतिभा उभर आए हमारे सामने। वर्तमान लेखन के बारे में थोड़ा कुछ बताएं। लेखन तो मेरा सतत रहा है, करीब 60-65 वर्ष से मैं लगातार लिखता रहा हूँ और अभी तक लगभग 70 पुस्तकें विभिन्न विधाओं में आ चुकी हैं। आजकल मैं जो लिख रहा हूँ वह बहुदिशा वाला लेखन है। एक तो मैं बुंदेली लोक कथाओं का नाटकीकरण कर रहा, लोक कथाओं को कैसे, जैसे आपने आधुनिक संदर्भ कहे थे, तो लोक कथाओं में वो ताकत है कि वो आधुनिक संदर्भों को भी व्यक्त कर सकती है और नाटक के माध्यम से करने में उसमें सहूलियत जाती है। तो एक तो इस श्रृंखला पर मेरा काम चल रहा है। दूसरा, इस उम्र में आकर के लगने लगा कि कुछ संस्मरण लिखना चाहिए, तो संस्मरण लिख रहा हूँ। एक किताब आ रही है संस्मरणों की, अभी इस महीने आ जाएगी वो छप करके, तो संस्मरणों में अपने को थोड़ा रमा लेता हूँ। तीसरा काम चल रहा है कि मुझे लगा कि ये पुराण साहित्य जो है, ये पुराण साहित्य नवयुवकों के लिए समझ में नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि उसमें भले ही अर्थ सहित हो, श्लोकों का अर्थ हो, लेकिन इतना उसमें संवाद और इतना वो जटिल कथाक्रम होता है कि उसको नवयुवक पढ़ना शुरू नहीं कर पाता है। पढ़ता है तो वो रोक देता बीच में। तो मन में बात ये आई कि सरल भाषा में, आधुनिक भाषा में कथा को सरल करते हुए कैसे हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पुराणों को इस तरह से भी लेखन का कार्य चल रहा है। 2 पुराणों पर काम हो चुका है और तीसरे पुराण पे काम चालू है। और चीज़ें तो मैं लिखता ही रहता हूँ, निबंध वगैरह तो लिखता ही रहता हूँ। इसलिए मेरी एक विधा नहीं रहती है, जब जो मन में आ गया उस पर लिखना शुरू कर देता हूँ। और इसके लिए मैं परिवार को धन्यवाद देता हूँ कि मेरा परिवार मुझे इस रूप में सुरक्षित रखे हुए है कि आप जो कहो, जो चाहो सो लिखते रहो। बीच बीच में कुछ शोध छात्र आ जाते हैं जो मेरे साहित्य पर काम कर रहे हैं, पीएचडी का, उनके साथ भी बैठ जाता हूँ, उनसे चर्चा कर लेता हूँ। तो इसी में समय गुजर रहा है, अब जो हो जाए।